नमस्कार दोस्तों। तो मैंने अगला वीडियो में बताया था कि कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में बताया था कि एज कैसे निकाला जाता है, और ये दूसरा क्लासेस है, हिस्ट्री का दूसरा क्लासेस है, और ये इसमें बताएंगे कि कार्बन 14 पद्धति से किसी का काल निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कार्बन 14 पद्धति से किसी वस्तु का या किसी जो धरती के नीचे दबा हुआ सामान जो निकलता है, औजार निकले, या जो कार्बन से बना हुआ चीज़ हो, उसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल अपना करियर 2.0 पर आप लोगों का विद्युत कुमार स्वागत करता है। तो चलिए आज देखते हैं कि कार्बन पद्धति से कैसे हम एज निकालते हैं और समय का निर्धारण कैसे करते हैं। तो कार्बन 14 और 12 पद्धति, जिसे कि कार्बन समान रूप में जीवित अवस्था में समान अवस्था में पाया जाता है। कार्बन 12 हो या 14 हो, 12-14 दोनों समान अवस्था में पाया जाता है। समान मतलब कि समान मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ में कार्बन उपलब्ध हो, तो ये कार्बन 12, कार्बन 14 यानी कार्बन विधि मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति विधि से अगर किसी का एज निकालते हैं तो उसका 3 समस्थानिक लेते हैं। आगे दिखा देंगे समस्थानिक। पहला अगर लेते हैं तो कार्बन 12 समस्थानिक और ये कार्बन 14 समस्थानिक, ये दोनों लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या है। कार्बन 12 एक अस्थिर है, स्थिर रहता है, और ये कार्बन 14 क्षय होता है। ये कार्बन 14 क्षय होता है। अब देखते हैं कि कार्बन 14 या 12 से हम कैसे किसी का एज निकालते हैं। तो एग्जाम्पल पर तौर पर यहाँ पे देते कि किसी मृत व्यक्ति या जीवाश्म जो कार्बन से बना हो, उसमें कार्बन 12 हमेशा अस्थिर रहता है, और ये कार्बन 14 वो अस्थिर रहता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग व्यापक उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, यानी कि काल निर्धारण में किया जाता है। और कार्बन पदार्थों के स्पष्ट आयु पता लगाने में किया जाता है। वे चीज़ जो सभी जीवित था उसके बारे में उस एज को निकाला जाता है। जैसे तिथि निर्धारण के लिए कार्बन के विशेष समस्थानिक 14 को लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसको अगर एज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानते हैं कि एज आखिर निकाला कैसे जाता है। कोई भी पेड़ पौधा या जमीन के अंदर मृत जो हो जाता है, वो दबे रहने के कारण से कार्बन 12 तो फिक्स रहता है, कार्बन 12 हमेशा फिक्स रहता है, और ये कार्बन 14 उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर लेते हैं हम कार्बन अगर एग्जाम्पल तौर पे यही दिखा दिए कि एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं कार्बन अगर 12 अगर 100 ग्राम है, और अगर यही कार्बन 14 जिसको हम समस्थानिक के रूप में देखते हैं, कार्बन 14 अगर 50 ग्राम रह जाए, तो इसी से हमको पता लगाते हैं कि ये जब आधा कार्बन हो जाएगा, किसी भी पदार्थ का जो कार्बन के रूप में बना है, जो कार्बन से बना है, उसका एज अगर किसी का एज अगर इंगित करते हैं या निकालते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उसका कार्बन अगर किसी का 100 अगर कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 अगर किसी में 100 ग्राम है, अगर उसका क्षय हो करके कार्बन 50 ग्राम हो जाए, तो उसका काल निर्धारण आधा हो जाता है। इसका काल आधा हो जाता है। ये काल आधा क्या हो जाता है, ये इसका एज आधा हो जाता है। यानी कहने के मतलब ये कार्बन 12 है, वो 100 ग्राम जो फिक्स ही रहेगा, ये अस्थिर ही रहेगा, इसका डीके नहीं करेगा, यानी कि क्षय नहीं होगा। लेकिन कार्बन 14 जैसे ही 50 ग्राम यानी 100 ग्राम से अगर 50 ग्राम होता है, वो क्षय होना स्टार्ट होता है, तो इसका एज हाफ लाइफ में गिना जाता है। हाफ लाइफ मतलब आधा मतलब होता है 5730 वर्ष के बराबर होता है। 5730 वर्ष के बराबर होता है। आगे देख लेंगे कि 5730 वर्ष आखिर कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। यानी कहने का मतलब कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ में
कोई भी पदार्थ जो कार्बन के रूप में था और वो ज़मीन के अंदर दबा है, और जब उस चीज़ को अगर निकालते हैं काल निर्धारण करने के लिए, तो काल निर्धारण करने के लिए अगर निकालते हैं तो कार्बन 12 हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन डीके जो करेगा कार्बन 14 करेगा। अगर कार्बन 12 अगर निकाले, हम कार्बन 12 को निकाले और इसको जब इंगित किए, जब उसे निकाला गया, जब निकाल करके उसे इंगित किया गया, अगर निकाल कर उसके काल निर्धारण किया गया तो कार्बन 12 100 ग्राम था, लेकिन वही कार्बन 14 100 ग्राम, दोनों समान पहले था, दोनों समान था। मान लीजिए कार्बन 12 जो है ये भी 100 ग्राम था। जिस समय हम जब वो चीज़ दबा, जो कार्बन पदार्थ दबा, मिट्टी के तर में दबा तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों 100 ग्राम था। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, दोनों 100 ग्राम था। लेकिन जब समय के साथ अगर वो उसका डीके होना स्टार्ट कर दिया, क्षय होना स्टार्ट हो गया, तो इसका कहने का मतलब वो कार्बन तो फिक्स ही रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन कार्बन 14 ये 100 के जगह, 100 ग्राम के जगह ये जब क्षय हो जाएगा तो ये 50 ग्राम बचेगा। कहने का मतलब कार्बन अगर 12 100 ग्राम है, तो अगर काल निर्धारण अगर समय बीते गया, अगर समय जाके अधिक हो गया तो उसका अगर कार्बन 14 अगर 50 ग्राम रह जाए, 50 ग्राम रह जाए, तो इसी को हम इसी काल निर्धारण पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर 50 ग्राम अगर रह जाए, इसको हम तो बता दिए दोस्तों, अगर 50 ग्राम रह जाए तो उसका एक अगर हाफ लाइफ अगर उसका 50 ग्राम आधा रह जाए तो 5730 वर्ष एक आधा को होने में लगता है। यानी कार्बन 14 के आधा होने में उसको 5730 वर्ष लगता है। चलिए दोस्तों, तो देख लिए कि होता है कैसे। अब आगे देखते हैं, कार्बन 14 के बारे में जानते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हम लोग जानते हैं कि कार्बन यानी परमाणु, जब कोई पदार्थ हम लेते हैं, परमाणु कोई पदार्थ या तत्व लेते हैं, परमाणु ये नाभिक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों अवस्थित होता है, दोनों मिलाकर न्यूट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। दोनों को मिला करके अगर निकाला जाता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। वही हम कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहता है, एक ही रासायनिक तत्वों से अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि एक ही रासायनिक तत्व है, अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकता है। और जैसे कि एक ही तत्व में परमाणु जिनमें अलग अलग होता है न्यूट्रॉन मौजूदा रासायनिक रूप में रहता है। यानी कहने का मतलब एक तत्व, एक परमाणु अगर किसी का हम उठाते हैं, एक परमाणु किसी का उठाते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों साथ साथ ही रहेगा। एक ही रासायनिक तत्व में अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक परमाणु में अगर उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर 3 समस्थानिक से लेते हैं तो समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक तो उसका समान रहेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा। वही कहने का मतलब एक ही तत्व में परमाणु जिन अलग अलग न्यूट्रॉन मौजूदा समस्थानिक के रूप में रहता है। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक देखते हैं दोस्तों, तो 3 समस्थानिक कार्बन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यानी कि ये परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहेगा, लेकिन परमाणु भार, जिसको हम न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, न्यूट्रॉन भी बोलते हैं इसको, जिसको संभारी के रूप में जाना जाता है, संभारी के रूप में। तो ये 12, ये 13, ये 14, यानी कि हमेशा तीनों का समस्थानिक जो है बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि तीनों समस्थानिक जो है कार्बन 12 बराबर नहीं है कार्बन 13 बराबर नहीं है कार्बन 14, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन कार्बन, ये जो न्यूट्रॉनों की बात, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक जो हमेशा समान रहेगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो आगे देख लिए कार्बन, ठीक है। अब देख लिए कार्बन के नाभिक में 6 न्यूट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन रहता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहता है। अगर कार्बन 12 के लेते हैं तो कार्बन 12 के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, हमेशा ये अस्थिर रहता है। कार्बन फिर अगर लेते हैं, कार्बन 13 लेते हैं, कार्बन के अगर 13 लेते हैं तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और
7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अस्थिर होता है। कार्बन 13 भी अस्थिर होता है। लेकिन कार्बन 14 ये जो इसका प्रोटॉनों की संख्या 6 होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसका 8 होता है, जो वो अस्थिर होता है। इसी विधि से हम कार्बन डेटिंग से कोई भी जीवाश्म वस्तु का एज निकालते हैं। जैसे आते देखते हैं कैसे करते हैं कार्बन डेटिंग का विधि से प्रयोग। अब वायुमंडल के ऊपरी कॉस्मिक किरण से वायुमंडल के कॉस्मिक किरण परमाणु के टकराते हैं और न्यूट्रॉन का जन्म लेता है। कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई परमाणु ब्रह्मांड में यानी वातावरण में प्रकाश की किरण आने वाली कॉस्मिक किरण से टकराती है, टकराने के बाद ये न्यूट्रॉन का जन्म लेता है। यानी कि कोई भी तत्व, ये जो ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक किरण, ऊपरी वायुमंडल में प्रकाश से आने वाली किरण अगर परमाणु से टकरा कर उसे न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। और न्यूट्रॉन जो है नाइट्रोजन से मिल जाता है और कार्बन 14 का निर्माण करता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, नाइट्रोजन 14 से मिलता है और कार्बन 14 का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब जब वायुमंडल में प्रकाश की किरण आती है और परमाणु से टकरा करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है, और वो न्यूट्रॉन आगे चल के 14 नाइट्रोजन 14 में मिल जाता है, और वो 14 नाइट्रोजन मिल करके कार्बन 14 का निर्माण करता है। और कार्बन 14 हम लोग जानते हैं कि कार्बन वायुमंडल में तो कार्बन उपस्थित है ही। कार्बन 14 का बनने का स्टेप तो जान ही गए कि अगर कोई कॉस्मिक किरण, अगर प्रकाश से आने वाली कोई कॉस्मिक किरण अगर परमाणु से टकराती है तो एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जन्म लेता है, और न्यूट्रॉन वही नाइट्रोजन 14 में मिल जाता है, और मिलने के बाद कार्बन 14 का निर्माण करता है। और कार्बन 14 जो है वायुमंडल में तो घुली हुई अवस्था में होती है, और वहाँ पे वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है। ये कार्बन 14 ऑक्सीजन मिला करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों जंतुओं सभी में पाया जाता है। अब जानते हैं कि जंतुओं और पेड़ पौधों में कैसे आता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जब प्रकाश संश्लेषण करती है, पेड़ और पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करती है, अपने भोजन जो बनाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बना करके अपना भोजन अवशोषित करती हैं। और ये जब अवशोषित करती है, भोजन बना करके अवशोषित करती है, जब ये भोजन अपना बना लेती है तो ये जब भोजन बना लेते पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जब वही चीज़ अगर कोई जानवर भेड़ बकरी या शाकाहारी पशु पक्षी इस चीज़ को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, जो जिसमें कार्बन की मात्रा आ चुका है, वायुमंडल से कार्बन की मात्रा आ चुका है, तो उसका कार्बन की मात्रा अब धीरे धीरे जंतुओं में प्रवेश करने लगता है। जब ये पेड़ पौधा खाएगा तो जंतुओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा और अवशोषित करेगा। वो कार्बन जो है जो खाएगा, कार्बन 2 रूप में खाएगा। ये कार्बन का समस्थानिक 2 रूप में खाएगा, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। एक कार्बन 14, एक 12, एक कार्बन 14। जो कार्बन 12 ये अस्थिर हमेशा रहता है, ये कार्बन 12 हमेशा अस्थिर रहता है, और कार्बन 14 रेडियोधर्मी है और अस्थिर रूप से काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि रेडियोधर्मी ये कार्बन 14 कैसे काम करता है। कार्बन 14 रेडियोधर्मी वो अस्थिर कैसे काम करता है। मैंने बता चुका कि जब पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, अपना भोजन बनाता है तो यही पेड़ पौधा को जानवर खाता है, चिड़िया खाता है, पक्षी खाता है, अदर ETC खाता है। जो वो खाता उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें आती है, वही चीज़ जानवर खाता है, आदमी खाता है, मानव खाता है, और वो कार्बन कहीं न कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से मानव में, जानवर में वो जाकर के एकत्र होता है। और जब वो एकत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जानवर जब मृत अवस्था में होता है या मानव मृत अवस्था में होता है, तो कहीं न कहीं उसे दफनाया जाता है, या कहीं न कहीं उसे दफना करके या जला करके उसे मिट्टी में दफनाया जाता है। जब वही चीज़ को हम
जब वही चीज़ को जब खुदाई करके निकालेंगे, जब टीला से या गर्त से जब खुदाई करके निकालेंगे, या अनेकों साल पहले अगर मिट्टी के तर में लकड़ी दब गया हो, या जानवर का हड्डी दब गया हो, जानवर दब गया हो, या मानव दब गया हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी की हड्डियों में और लकड़ियों में पाया जाता है। और जब लकड़ी और हड्डी में पाया जाएगा, ये कार्बन हमेशा फिक्स रहेगा, और ये कार्बन 12 हमेशा फिक्स रहेगा, और ये कार्बन 14 धीरे धीरे डीके करने लगेगा, क्षरण करने लगेगा। अब चलिए दोस्तों कि आखिर क्षरण कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। क्षरण कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन, देखिए कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, या मानव हो, कोई भी प्राणी हो, यानी कि कहने का मतलब जंतु हो, जो जीवित अवस्था में हो रहता हो, वही कार्बन के एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने देखा है, ऐसा नहीं कि कोई पत्थर कार्बन एब्जॉर्ब करता है, पत्थर नहीं, चट्टान नहीं, ये नहीं करता है। जब भी करेगा वो करेगा जीवित ही अवस्था में, वो जीव जंतु ही कार्बन को अवशोषित करेगा। जैसे में जीवित में पेड़ भी आ जाता है, पक्षी भी आ जाता है, जंतु भी आ जाता है, मानव भी आ जाता है, वो कार्बन को अवशोषित करेगा, और वो कार्बन किसी न किसी रूप में वो अपने अवस्था में लेगा, और ले करके जब वो डिका होगा या मृत्यु होगी, वो कार्बन अपने रूप में अवस्थित कर लेगा, अस्थिर कर लेगा और अस्थिर कर लेगा। जैसे कि अगर पेड़ पौधा पक्षी या मानव अगर मर गया हो, न कार्बन को अवशोषित कर सकता है, न कार्बन को बाहर निकाल सकता है। कार्बन अस्थिर करके अपने आप में समेट के रख लेता है। जब वो कार्बन अपने आप में समेट के रख लेता है, वही कार्बन जब वही कार्बन 12 कार्बन 14 ये कार्बन 12 कार्बन 14 जब हम किसी को निकालते हैं, जब धरती तर या किसी चीज़ को, अगर किसी पदार्थ या किसी वस्तु को या किसी फॉसिल्स को, यानी कि जीवाणु को, जो जीवित था, उस चीज़ को फिर से अगर खोद के निकाला जाता है, उसका एज निकाला जाता है, देखा जाता है कि हमने बता चुका अगर कार्बन 12 अगर 100 ग्राम है, कार्बन 12 100 ग्राम है, तो ये हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा ये स्थिर रहता है। लेकिन कार्बन 14 ये रेडियोधर्मी, हमने बता चुका कि एक न्यूट्रॉन, जब ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से टकराती है तो टकरा करके ये कार्बन 14 में निर्माण करता है। ये जो है, अगर ये, अब देखते हैं कि काल निर्धारण कैसे किया जाता है। कार्बन 100 ग्राम, अगर एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन 100 ग्राम लिए, कार्बन 12 100 ग्राम लिए, अगर वही कार्बन 12 जब आधा हो जाता है, यानी 50 ग्राम हो जाता है, तो इसका कहने का मतलब ये डीके होने लगता है। डीके कब होने लगता है? जब कोई भी वस्तु मर जाए, कोई भी वस्तु जैसे कि लकड़ी हो, मानव हो, वृक्ष हो, ठीक है, जंतु हो, जंतु में सारा चीज़ आता है, तो वो डीके करने लगता है। डीके जब करता है, ये ही जा करके एक डीकनी का हाफ बराबर हाफ लाइफ बराबर यही 5730 वर्ष रह जाता है। वही कहता कि जीव, अब वही हम लिखे, यहाँ पे लिखे, समय के साथ साथ नाइट्रोजन में क्षय होने लगता है, और जीव की मृत्यु पर वातावरण के साथ अपना उस पर स्पर्श क्रिया के समापन हो जाते हैं। कहने के मतलब कि जब कोई भी जीव मर जाता है तो वातावरण का स्पर्श जो होता है उससे कोई स्पर्श क्रिया नहीं होता है। अगर कोई मानव मर जाए तो उस पर वातावरण से कोई ऑक्सीजन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित नहीं होता है, वो अस्थिर हो जाए। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मानव लिया था उतना आपस में रह ही जाएगा। यह तो उसको, अगर मानव को अगर नीचे, कब्र के नीचे अगर दफना दिया जाए, उसे हजारों साल अगर बाद निकाला जाए, तो उसमें कार्बन जितना दफनाया था, जितना अवशोषित किया था, उतना कार्बन 12 रहेगा ही रहेगा। जब कार्बन 12 अगर 100 ग्राम है तो कार्बन अगर डीके, अगर उसका हड्डी निकालते हुए डीके करके 50 ग्राम पे आ जाएगा। जब 50 ग्राम पे आ जाएगा तो इसी से काल निर्धारण किया जाता है, उसका का आधा हो गया। और आधा होने का मतलब कार्बन आधा, यानी कार्बन 14 आधा होने का मतलब होता है 5730 साल, यानी 5700 यानी 5730 साल इसका काल निर्धारण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कार्बन, अब देखिए जीव कार्बन का, वही मैंने शुरू में बता दिया कि जीव में कार्बन ना तो प्रवेश करता है और ना ही बाहर जाता। कब? जब जीव मृत्यु अवस्था में हो जाए,
जब मृत अवस्था में हो जाए, सिर्फ जीव ही नहीं, जीव के साथ साथ, हाँ जीव के साथ साथ सभी जीव, जो जीव जंतु पादप वगैरह सब आता है, वो सारा चीज़ में कार्बन अगर मृत अवस्था में हो जाए, न कार्बन प्रवेश करेगी न कार्बन बाहर जाएगी, वो अस्थिर अवस्था में हो जाएगी। कार्बन यानी कि 12 अस्थिर अवस्था में, और कार्बन 14 ये रेडियोधर्मी यानी क्षय होना स्टार्ट हो जाएगी। यही कार्बन 14 लगभग 57 तो 30 वर्ष में आधा हो जाता है, यानी 5700, यानी कि कार्बन 14 जब आधा होगा, तो उसका आधा कार्बन 14 5730 वर्ष के बराबर होता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति से, अब देखिए दोस्तों, अब कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है हम कितना एज निकालते हैं उसके बारे में बताते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति से 40 से लेकर के 60,000 वर्ष तक का ही से अधिक आयु को पता नहीं लगा जा सकता। कहने का मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी भी वस्तु का जब हम एज निकालते हैं, तो उसका एज 40 से लेकर 60,000 वर्ष से अधिक का नहीं पता कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है, और इतना क्षय हो जाता है उसे फिर गिनती नहीं किया जाता, उसे एज निकाला नहीं जा सकता। इतना क्षय हो जाता है कि धीरे धीरे डिक्लाइन, यानी कि धीरे धीरे कार्बन 14 धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कार्बन 12 तो फिक्स ही रहता, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और ये कार्बन 14 जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा उसका एज निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन 14 से 40,000 से लेकर के 60,000 वर्ष तक ही एज निकाला जा सकता है, उससे ज़्यादा तक का एज पता नहीं लगा जा सकता है। इसलिए अभी तत्काल मुद्दा था ज्ञानव्यापी मंदिर। ज्ञानव्यापी मंदिर में आप लोग देखे होंगे कि जब ये कोर्ट का, जब अधीनस्थ कोर्ट का, जब ये जिला न्यायाधीश का, जब जिला न्यायालय का जब आदेश आया था, उसमें कहा गया था कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से उसका एज निकाला जाए, कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका एज निकाला जाए। लेकिन वहाँ पे था सिबलिंग की बात था, कार्बन डेटिंग। तो जहाँ सिबलिंग की बात हो, चट्टान की बात हो, तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति से नहीं निकाला जा सकता है, कार्बन डेटिंग पद्धति से नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा, न कोई चट्टान में होगा, न कोई क्या बोलते हैं चट्टान और पत्थर में नहीं होता है। और ये कार्बन की मात्रा हमेशा जब भी होगा, ये जीवित जंतु पादप सब में कार्बन की मात्रा आता, उसमें नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डेटिंग 40 से लेकर के 60,000 साल तक का ही निकाला जा सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों, आप लोग को पता चल गया वो कार्बन डेटिंग पद्धति से के बारे में कैसे करते हैं। और नोट में देख लेते हैं कि नोट क्या है। नोट में कार्बन 14 की खोज विलियम फ्रैंक लेवी ने किया था 1946 में, जो अमेरिकी वैज्ञानिक था, रसायन शास्त्र का वैज्ञानिक था, जो रसायन शास्त्र का अमेरिकी वैज्ञानिक था। जो कार्बन 14 की खोज विलियम फ्रैंक लेवी ने निकाला था 1946 में, और इसी खोज के तौर पर इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1960 में। विलियम फ्रैंक लेवी को 1946 में तो खोज किया था अमेरिकी वैज्ञानिक, लेकिन इसी खोज के चलते इसे 1960 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, समझ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन डेटिंग पद्धति से कैसे एज निकाला जाता है। चलिए, जो दिखाए थे हम, जो बताए थे कि कार्बन डेटिंग पद्धति से एज कैसे निकाला जाता है, चलिए ग्राफ पे बना करके दिखाते हैं ग्राफ पे कैसे निकाला जाता है। ये हमेशा जो है ये मृत वस्तु में पाया जाएगा। मृत वस्तु में पाया जाएगा। कहने का मतलब कि मृत वस्तु में कब पाया जाएगा? जब कोई जीवित वस्तु, जब जीवित अवस्था में था, तो वो कार्बन को अवशोषित किया। जब कार्बन को अवशोषित किया, उसके बाद मरने के बाद वो कार्बन उसका अस्थिर हो जाता है 12, ठीक है। मरने के बाद उसका कार्बन न तो बाहर जाएगा, न कार्बन अंदर जाएगा, न अवशोषित करेगा, न बाहर निकालेगा, उसका कार्बन अस्थिर हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ पे देखते हैं, जब कोई मृत्यु हो जाता है तो उसका ग्राफ पे हम दर्शाते हैं किस तरह होता है। ये कार्बन 12 जो है हमेशा ये अस्थिर रहेगा, ये हमेशा कार्बन 12 जो है हमेशा अस्थिर रहेगा। और जो समय बीतता जाएगा, जब कोई भी
कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर दबा हो, ये लकड़ी हो, या फसल्स हो, या जानवर का हड्डी हो, या मानव का हड्डी हो, जो भी हो, वो जब ज़मीन के अंदर दबा रहेगा, जब उसको खोद करके निकाला जाए या ज़मीन के अंदर दबा रहेगा तो उसका कार्बन 12 तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे डीके करना स्टार्ट होगा। तो वही हम ये ग्राफ पे दिखा दिए हैं कि डीके कैसे करता है। देख लीजिए डीके कैसे, कार्बन तो हमेशा स्थिर रहेगा, जैसे जैसे कार्बन हम चलेंगे, जैसे जैसे नीचे कार्बन, ये 14 कार्बन 14, ये 14 का ग्राफ है, ये जैसे जैसे कार्बन ये 12 तो स्थिर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम काल निर्धारण के लिए समय निर्धारण करेंगे, जब वो बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा तो ये कार्बन धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगेगा। एक ऐसा समय लास्ट आएगा कार्बन पूरा नष्ट हो जाएगा। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं छोड़ेगा, रेडियो एक्टिव नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ने के कारण से इसका एज का निर्धारण नहीं कर पाएगा, एज का निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वो बताए थे कि 40 से लेकर के 40,000 से लेकर के 60,000 वर्ष तक का ही आयु ज्ञात कर सकते हैं, 40 से लेकर के 60,000 तक, 40,000 से लेकर के 60,000 वर्ष तक कहीं आयु ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका धीरे धीरे कार्बन तो 12 स्थिर रहेगा, लेकिन कार्बन 14 जो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। यानी कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व उसका जो रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव है वो छोड़ना कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि उससे एज का पता नहीं लगा सकेगा। इसलिए हम दोस्तों इसलिए ग्राफ पे दिखा दिए कि कार्बन तो 12 स्थिर ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे उसका नष्ट हो जाएगा, तो जिससे हम एज निकाल लेंगे। और कार्बन 14 के आधा होने पर हम उस आगे भी बता चुके कि कार्बन 14 को आधा होने पर 57 तो 30 वर्ष लगता है। अगर भी और निकालते हैं, दुगुना निकालते हैं, तो दुगुना से इसको गुना कर दीजिए। अगर 1/4 निकालते हैं, जैसे आधा हुआ, फिर 1/4 निकालते हैं, अगर 1/4 निकालते हैं तो 1/4 के कहने का मतलब 5730 गुना 2, 5730। अगर और उससे निकालते हैं, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी धीरे धीरे कार्बन जो नष्ट होते जाएगा उसका हम एज निकालते जाएंगे। अच्छा 1/4 हुआ, 1/8 पे निकालेंगे, 1/8 पे निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 5700 से गुना कर देंगे, 5730 से गुना कर देंगे 3 का। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो कार्बन की मात्रा घटते जाएगी, लास्ट एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा स्थान आएगा कि वहाँ से कार्बन खत्म हो जाएगा और आयु ज्ञात नहीं हो पाएगा, जिससे हम अब आगे जा कर के नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने बता दिया कि कार्बन डेटिंग पद्धति से कैसे निकालता है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा वीडियो लगे तो देखें और समझें और इसे ही याद करने का कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।